हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित और ये है मेरा यूट्यूब चैनल रोहित स्टडीज। आज से एक न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी जेईई मेंस हो, एडवांस हो, हर कहीं इस चैप्टर, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इतनी वेटेज है, इतना बोलबाला रहता है कि हम इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा वेटेज है, क्यों है? तो अगर इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम देखें, किसी बिल्डिंग, किसी मोनूमेंट, किसी टावर की हाइट हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, किसी ओशन की डेप्थ हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। पूरी फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, पूरी इंजीनियरिंग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, केमिस्ट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, नेविगेशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। डिफेंस की बात करें, मिसाइल किस एंगल से लॉन्च करें, वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। टारगेट पे, दुश्मन पे किस तरह से अटैक करें, किस एंगल से अटैक करें, वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज है। इन शॉर्ट कहें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी जगह यूज हो रही है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के जहां यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंस डेवलप करने के लिए, वो फील कराने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई है कि इनकी एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, अगर मैथ्स की, हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स, जहां जहां भी मैथ्स पूछी जाती है, जो भी सिलेबस है या कोई भी टॉपिक है मैथ्स का, दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। एक होता थ्योरी पार्ट, एक होता थ्योरी पार्ट, दूसरा होता प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी पार्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी पार्ट की अगर हम बात करें, थ्योरी पार्ट में जैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक में, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसके अंडर कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज आ जाएंगे, डेरिवेशंस, ग्राफ्स, डायग्राम्स एटसेट्रा। तो ये सारे मिलके बनाते हैं थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ नहीं है, इस थ्योरी पार्ट का सिर्फ एप्लीकेशन है। ये सारी नॉलेज लेने के बाद ही हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे इजीली, क्वेश्चंस के साथ हम कंफर्टेबल हो पाएंगे। जब तक थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है थ्योरी पार्ट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगी प्रॉब्लम, और हम ये नहीं चाहते। इसलिए पहला फोकस होना चाहिए थ्योरी पार्ट पे। कॉन्सेप्ट्स पहले सीखो, कॉन्सेप्ट अपने फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो हम सॉल्व करेंगे ही, इसके बाद हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो हम करेंगे ही, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ये हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज एंगल के बारे में बात करेंगे, मैं मिटा दूं, एंगल के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है एंगल। देखेंगे कि एंगल क्या है, एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, फिर
एंगल मेजरमेंट की कितनी यूनिट है, रेडियन मीजर क्या है, डिग्री मीजर क्या है, फिर इनका इंटर कन्वर्जन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है। एंगल के बारे में पता करने से पहले, एंगल के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बच्चों, मुझे बताओ डायरेक्शंस कितनी होती हैं, कितनी टाइप की डायरेक्शंस हमने पढ़ी हैं। तो आप बोलोगे सर 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं, सबको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं, सबको पता है। लेकिन आज हम डायरेक्शन को दूसरे एंगल से सोचेंगे, डायरेक्शन को देखते हैं दूसरी तरीके से। तो मैं बनाता हूं एक क्लॉक, बना रहा हूं मैं एक क्लॉक। ये क्या है, एक घड़ी। ये घड़ी एनालॉग है, डिजिटल मत समझना। ये घड़ी है एनालॉग, मतलब जिसमें सुई हो, डिजिटल जिसमें डिजिट्स की फॉर्म में टाइम बताए, ये एनालॉग घड़ी है इस तरह से। अब यहां पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे, जैसे मान लो ये 12 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 6 है, और फिर यहाँ है 9। यहाँ होगा 1 और 2, 4 और 5। ये कुछ नहीं है, घड़ी है। 7 और 8। सर ये क्यों बना रहे हो, अभी बताऊंगा। 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। अच्छा, एक घड़ी में कितनी सुई होती हैं, 3 टाइप की सुई होती हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड द सेकंड हैंड। मिनट हैंड, आवर हैंड एंड द सेकंड हैंड। घंटे की सुई, घंटे की सुई सबसे छोटी, मान लेते हैं ये घंटे की सुई है। फिर मिनट हैंड, मिनट हैंड मान लेते हैं यहाँ पे है। फिर सेकंड हैंड, सेकंड हैंड मान लेते हैं यहाँ पे। ये 3 सुई हैं, किसी भी एनालॉग क्लॉक में 3 सुई होती हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। मैं पूछ रहा हूं कि जो एक घड़ी है, इसकी जो ये सुई है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ये जो घड़ी की जो सुइयां हैं ऐसे मूव करती हैं, ऐसे रोटेट करेंगी, ऐसे। डायग्राम ध्यान से देखना, एक घड़ी की जो सुइयां हैं इस तरह से रोटेट करती हैं, इस तरह से रोटेट करेंगी, इस तरह से रोटेट करेंगी। अगर मैं और दिखाऊं, इस तरह से रोटेट करेंगे। देखो घड़ी की सुइयां रोटेट करती है इस डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करती हैं। नहीं देखा हो आज तक तो अपने घर की क्लॉक ऑब्जर्व करना, घड़ी की सुई इस तरह से रोटेट करती हैं। तो जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव करें, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करें, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करे, उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ऐसे मूव करनी है घड़ी की सुइयां, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की सुइयां मूव करें, हैंड्स मूव करें, उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक इसके जस्ट अपोजिट, ठीक इसके जस्ट अपोजिट, ठीक इसके जस्ट अपोजिट, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसके जस्ट अपोजिट इस तरह से जाए हम इस तरह से मूव करें, ठीक इसके जस्ट अपोजिट, ठीक इसके जस्ट अपोजिट, इसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करे उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाली है। तो मैंने बता दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दिस, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करे। एंटी क्लॉकवाइज इसके जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फंडा है, ठीक है। जब इसी को हम यूज करने वाले हैं एंगल की, जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एंगल। देखो समझते क्या है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हैं, मैं अभी रफ कर रहा हूं।
अब आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ ली। अब देखेंगे एंगल क्या है। एंगल पे आते हैं। सपोज करते हैं ये है एक इनिशियल रे, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A। ये है एक रे बोलते हैं इसे बोलते हैं रे। रे में खास बात ये होती है कि एक इसका एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट इसका एंडिंग नहीं होता। ये है रे और O है इसका फिक्स्ड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। अच्छा, अब इस रे को OA को, जो रे है, इस ओरिजिनल रे को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की स्विंग के अपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। इस ओरिजिनल रे OA को पॉइंट O के अबाउट, इस ओरिजिनल रे OA को पॉइंट O के अबाउट मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हमने कर दी, तो फाइनल पोजीशन इस रे की आ गई OB। OA इनिशियल रे थी, इस इनिशियल रे को या ओरिजिनल रे को पॉइंट O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो OB इस रे की फाइनल पोजीशन है। अब देखना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हमने किया है, एंगल फॉर्म हुआ है एंगल AOB, एंगल फॉर्म हुआ है एंगल AOB। क्योंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, बाय डेफिनेशन जब भी हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करेंगे, उस केस में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। उस केस में जब भी हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करेंगे, उस केस में जो एंगल फॉर्म होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। इस केस में पॉजिटिव एंगल फॉर्म हुआ है, ये बाय डेफिनेशन। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल पॉजिटिव। अब क्या क्या है देखो, ये जो रे OA थी, जो इनिशियल साइड थी, ओरिजिनल साइड थी, इसे बोलते हैं हम इनिशियल साइड, इनिशियल साइड या फिर ओरिजिनल साइड, इनिशियल साइड या फिर ओरिजिनल साइड ऑफ द एंगल, इनिशियल साइड और ओरिजिनल साइड ऑफ द एंगल। ये जो फाइनल पोजीशन है इसको बोलते हैं फाइनल साइड, फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड, फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। इनिशियल साइड और ओरिजिनल साइड ऑफ द एंगल, फाइनल साइड और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। और रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई एंगल इज पॉजिटिव बाय डेफिनेशन। और ये पॉइंट O है जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन परफॉर्म हुआ है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट O को बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हुआ है, पॉइंट O फिक्स्ड है, इसके अबाउट रोटेशन हुआ है, पॉइंट O मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेशन हुआ है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये एंगल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं अगर एंगल को मैं डिफाइन करूं, यहां पे रोटेशन परफॉर्म करा था एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंगल था पॉजिटिव। अब एक बार रोटेशन क्लॉकवाइज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? मान लेते हैं ये इनिशियल साइड थी, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A। ये ओरिजिनल रे है, इनिशियल साइड है, ओरिजिनल साइड है। अब इस इनिशियल साइड को पॉइंट O के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट O है वो फिक्स्ड है। इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। अब ऐसे है, इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से होगा, मान लो रोटेट करके फाइनल साइड आ गई, यहाँ पे रोटेट करके फाइनल साइड है ये। अब देख, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रोटेशन किया है क्लॉकवाइज, रोटेशन किया है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन करा है तो बाय डेफिनेशन
बाय कन्वेंशन इस एंगल को हम लेंगे नेगेटिव एंगल, इस एंगल को हम लेंगे नेगेटिव एंगल बाय डेफिनेशन। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन है वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ये क्या है, इनिशियल साइड या ओरिजिनल साइड ऑफ द एंगल, ये है फाइनल साइड या टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, और रोटेशन क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव एंगल। इस केस में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव एंगल। ये कुछ टर्म्स हैं एंगल से रिलेटेड, ये हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर जब हमने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म किया है तो पॉजिटिव एंगल क्यों, जब रोटेशन क्लॉकवाइज परफॉर्म किया है तो नेगेटिव एंगल क्यों? तो देखो ये एक कन्वेंशन है, ये एक, इसे ऐसा समझो ये एक रूल है। जैसे सपोज करो ये कोई एक रोड है, जैसे अगर आप रोड पे अपनी गाड़ी लेके निकले या बाइक लेके निकले तो ये एक रूल है, ये एक कन्वेंशन है कि हर कोई जो भी रोड पे चल रहा है वो अपनी लेफ्ट में चलेगा। मान लेते हैं ये डिवाइडर है, मैं ऐसे डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो एक रूल है कि हर कोई अपनी लेफ्ट में चलेगा। क्या है, एक रूल है, या कह दो एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है। तो अगर कोई बंदा ऐसे आ रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा। मतलब कोई भी बंदा अगर रोड पे जा रहा है वो अपने लेफ्ट में चलेगा, ये कन्वेंशन है, एक रूल है, इसे हम राइट साइड मानेंगे। अगर कोई बंदा अपने राइट में जाएगा, राइट साइड चलेगा तो उसे रॉन्ग साइड मानेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, दिस इज कन्वेंशन। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज, दिस इज नेगेटिव एंगल। इसे बोलते हैं एज ए रूल समझो। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अच्छा, एंगल क्या है फिर? ये जो हमने रोटेशन परफॉर्म किया है, जितने अमाउंट का रोटेशन हमने परफॉर्म किया है, यही एंगल है। तो एंगल क्या है? एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। Angle is the amount of rotation by which initial side is rotated to get the final side, ये है एंगल। तो एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, जिस अमाउंट से हम रोटेट कर रहे हैं वही तो एंगल है। चाहे वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे वो रोटेशन क्लॉकवाइज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमारा लग जाएगा। तो एंगल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रोटेशन, किस अमाउंट से हम रोटेट कर रहे हैं इनिशियल साइड को, जो हमें फाइनल साइड मिल जाए या टर्मिनल साइड मिल जाए। ये है एंगल की कहानी। इतना हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। एंगल नेगेटिव कब होगा, जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम एंगल में आगे बढ़ते हैं। मैं ये रफ कर दूं? ठीक है, कर दो सर। पॉजिटिव एंगल कब होगा, इंपॉर्टेंट है, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेगेटिव एंगल कब होगा, जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट। एंगल तो सर हमने पढ़ लिया कि एंगल क्या है। एंगल एक रोटेशन है और कुछ भी नहीं है। इनिशियल साइड को किस अमाउंट से रोटेट करें कि हमें फाइनल साइड मिल जाए, वही एंगल है। और पॉजिटिव कब होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। नेगेटिव कब होगा, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर एंगल पता लग गया। वह एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट अवेलेबल है। एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट अवेलेबल है? तो एंगल को मेजर करने के लिए 3 यूनिट अवेलेबल है हमारे पास। एक होता है डिग्री मीजर, दूसरा है रेडियन मीजर। डिग्री मीजर और रेडियन मीजर दोनों बहुत पॉपुलर हैं, रेडियन मीजर। और तीसरा भी है जो इतना पॉपुलर नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ग्रेड मीजर।
ग्रेड मीजर हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, तो हमें ये नहीं पढ़ना। मजा आ गया मजा आ गया, लोड कम हो गया। तो ग्रेड मीजर हमारे सिलेबस में नहीं, हमें ये नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है डिग्री मीजर एंड रेडियन मीजर। देखते हैं कि डिग्री मीजर क्या है, रेडियन मीजर क्या है। डिग्री मीजर क्या है और रेडियन मीजर क्या है। सबसे पहले डिग्री मीजर, सबसे पहले डिग्री मीजर। डिग्री मीजर, डिग्री मीजर। डिग्री मीजर का क्या मतलब है सर जी, ये बताओ। तो बताते हैं क्या मतलब है। देखो, ये है एक ओरिजिनल रे OA, OA। ये है एक ओरिजिनल रे OA। O इसका इनिशियल पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, या कह सकते हो कि पॉइंट O के अबाउट हम रोटेशन करेंगे। पॉइंट O के अबाउट हम रोटेशन करेंगे। अच्छा देखो, अब इस ओरिजिनल रे OA को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो, मर्जी है, कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं पॉइंट O के अबाउट, मतलब पॉइंट O फिक्स्ड रहेगा, और इस तरह से रोटेट कर दूं एक कंप्लीट चक्कर लग जाए, एक कंप्लीट चक्कर। तो देखो ऐसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, इस तरह से रोटेट होगी, इस तरह से रोटेट होगी, इस तरह से रोटेट होके फिर फाइनल साइड भी इनिशियल साइड से कोइंसाइड कर जाएगी। तो इस तरह से रोटेशन परफॉर्म होगा एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियल साइड OA थी, तो मान लेते हैं फाइनल साइड भी हो जाएगा OB। दोनों कोइंसाइड कर गए, है ना, कोइंसाइड कर गए। तो जब भी एक कंप्लीट चक्कर लगेगा, इसे बोलते हैं हम वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या फिर कंप्लीट एंगल, या फिर कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलो या फिर वन कंप्लीट एंगल बोलो, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट लगा दिया, एक चक्कर हमने कंप्लीट लगा दिया। और ये जो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, ये जो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, ये बराबर होता है 360 डिग्री के। ये बराबर होता है 360 डिग्री के, ये हमें याद रखना है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या वन कंप्लीट एंगल बराबर होता है 360 डिग्री के। तो मैं आपसे पूछूं सर 1 डिग्री क्या होगा। 1 डिग्री, ये डिग्री की नोटेशन है, ये डिग्री की क्या है, नोटेशन। मैं पूछूं सर 1 डिग्री कौन सा एंगल है। 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करें, 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करें। तो 1 डिग्री एक ऐसा एंगल है, अगर मैं इनिशियल साइड को 1/360th ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेट कर दूं, या यहां से भी अगर मैं 1 डिग्री निकालूं, 1 डिग्री हो जाएगा 1/360th ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ये है 1 डिग्री की वैल्यू, ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री इज 1/360th टाइम्स ऑफ कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 डिग्री कौन सा एंगल है, 1 डिग्री इज द 1/360th टाइम्स ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये है 1 डिग्री की वैल्यू, राइट। अब देखो कुछ और कुछ यहां पे रिलेशंस हैं, वो याद रखने हैं। 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री एक एंगल है, उसके 60 इक्वल डिविजन्स किए जाएं। 1 डिग्री एंगल को अगर मैं 60 हिस्सों में ब्रेक करूं, बराबर बराबर हिस्सों में, तो जो ईच पार्ट होगा उसे बोलते हैं हम मिनट। ईच पार्ट होगा उसे बोलते हैं हम मिनट। तो कहने का मतलब ये हुआ 1 डिग्री में होंगे 60 मिनट, 1 डिग्री में होंगे 60 मिनट, और इसे नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं 60 मिनट। यह है मिनट का सिंबल, 1 डिग्री में 60 मिनट। ऐसे ही सर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट, 1 मिनट का जो एंगल है उसे फिर फर्दर 60 इक्वल डिविजन्स में ब्रेक करें, तो जो ईच डिवीजन होगा उसे बोलेंगे सेकंड। मतलब यह हुआ 1 मिनट में 60 सेकंड है,
1 मिनट में है 60 सेकंड, और इसे सिंबल में लिखेंगे 60 सेकंड। तो ये रिलेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th टाइम्स ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये रिलेशंस टिप्स पे होने चाहिए, बहुत जरूरी हैं रिलेशंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन रिलेशंस की जरूरत पड़ती है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इतनी बातें पता होनी चाहिए डिग्री मेजर में। अब आओ थोड़े कुछ एंगल फॉर्म करते हैं, कुछ एंगल बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, क्लॉकवाइज रोटेट करके, जो भी मर्जी कैसे रोटेट कर लो, कुछ एंगल फॉर्म करते हैं। चलो अब देखते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके। मैंने बोला कि मुझे 90 डिग्री एंगल बना के दिखाओ, 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे फिर? मान लेते हैं ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, इनिशियल साइड है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मुझे बना के दिखाओ। क्या बनाओ? प्लस 90 डिग्री। अब प्लस 90 डिग्री है, पॉजिटिव एंगल है, तो इतनी बात समझ में आती है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस रे OA को पॉइंट O के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस तरह से यहाँ रे आ गई है, तो ये एंगल बन गया हमारा पॉजिटिव 90 डिग्री। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि एंगल पॉजिटिव है, इससे सिर्फ यही पता चल रहा है कि हमने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म किया है। अगर सर -90 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर? तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये इनिशियल रे है OA। अब क्योंकि एंगल नेगेटिव है, क्योंकि एंगल नेगेटिव है, इससे पता चलता है रोटेशन क्लॉकवाइज है। इस इनिशियल साइड को पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर दो क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो क्लॉकवाइज रोटेट करा तो ये एंगल बन गया क्या? माइनस का 90 डिग्री। क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस का 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब सर मुझे प्लस का 30 डिग्री एंगल बना के दिखाओ। प्लस का 30 डिग्री बना देते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है। दिस इज पॉइंट इज O, दिस इज इनिशियल रे A। प्लस का 30 डिग्री बनाना है, इसका मतलब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो इस तरह से ये मान लेते हैं पॉइंट B है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है? पॉजिटिव एंगल से सिर्फ यही पता चल रहा है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। माइनस का 30 बना के दिखाओ, बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है? दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A। माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री का मीनिंग ये है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है। इस ओरिजिनल रे को पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इस तरह से, ये पॉइंट B क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो दिस एंगल इज माइनस का 30 डिग्री। बस कुछ भी नहीं है। अब एंगल बना के दिखाओ मुझे प्लस का 270 डिग्री एंड माइनस का 270 डिग्री। एंगल बनाते हैं प्लस का 270 डिग्री और माइनस का 270 डिग्री। तो पहले मैं ये मिटा दूं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। प्लस का 270 डिग्री, प्लस 270 डिग्री एंड माइनस 270 डिग्री, प्लस 270 डिग्री एंड माइनस 270 डिग्री। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनिशियल रे बना लो। चलो ये है इनिशियल रे O और A। इनिशियल रे है, क्या है? इनिशियल रे। अब मुझे जाना है 270 डिग्री प्लस का, 270 डिग्री प्लस का। प्लस से पता चलता है क्योंकि एंगल पॉजिटिव है, इससे ये पता चल रहा है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसे रोटेट करो, पहले 90 डिग्री रोटेट करो। तो देखो यहां पे है, ये क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट किया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉक 90 डिग्री। फिर इस रे को और फर्दर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो ये है दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B मान लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज C,
तो ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। फिर इस लाइन को फर्दर 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो यानी कि ये फाइनल रे यहाँ आ जाएगी। ए बी सी इसे मान लेते हैं डी, तो ये फर्दर हमने 90 डिग्री रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, फर्दर 90 डिग्री रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो ओरिजिनल रे थी ये ओ ए, ओरिजिनल रे थी ओ ए, इसे मैंने क्या किया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल अगर मैं यहाँ तक मेजर करूँ, पूरा एंगल है प्लस का 270 डिग्री, ये पूरा एंगल है प्लस का 270 डिग्री, प्लस का 270 डिग्री। अगर मैं ये पूछूं सर बताओ ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री पॉजिटिव, 90 डिग्री पॉजिटिव, 90 डिग्री पॉजिटिव, ये कंप्लीट यहाँ से एंगल, एंगल ए ओ, एंगल ए ओ एंड डी, ये है प्लस का 270 डिग्री, क्योंकि जो है रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर मैं पूछूं रे ओ ए को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करके रे ओ डी पे ले आया, रे ओ ए को क्लॉकवाइज रोटेट करके मैं ओ डी पे ले आया, यानी कि अब रोटेशन क्लॉकवाइज है, यस ये एंगल हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। बिल्कुल इसमें आते हैं, माइनस का 270 डिग्री बनाएंगे, माइनस का 270 डिग्री, माइनस का 270 डिग्री कैसे बनाएंगे, फिर वही पहले इनिशियल रे ले लो, दिस इज ओ दिस इज ए, इनिशियल रे। अब माइनस का 270 डिग्री है, इससे ये पता चलता है कि जो रोटेशन परफॉर्म हुआ होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म हुआ होगा। तो इस इनिशियल रे ओ ए को पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर दो पहले 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करा तो देखो ये कितना एंगल बना ए बी, 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, ये माइनस का 90 डिग्री है। फिर इसको फर्दर और क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दो तो यहाँ पे रे आ गई, सपोज दिस, इसको फर्दर 90 डिग्री रोटेट किया, इसको फिर फर्दर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज डी, दिस इज आल्सो माइनस 90 डिग्री। एंगल नेगेटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री से तो ओ बी आ गया, फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री से फिर ओ सी आ गया, फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री से फिर ओ डी आ गया। हमसे पूछा था माइनस का 270 डिग्री बताओ, माइनस का 270 डिग्री, तो यहां से लेके इस रे ओ ए को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर दें 270 डिग्री तो ये जो एंगल होगा ना लाल वाला ये होगा माइनस का 270 डिग्री। तो इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने बताया है पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज द थ्योरी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये कहानी है एंगल की। डिग्री मीजर खत्म। अब रेडियन मीजर देखते हैं। व्हाट इज द रेडियन मीजर? व्हाट इज द रेडियन मीजर? रेडियन मीजर स्टार्ट करते हैं। डिग्री मीजर में इतना ही पढ़ना है, एक बार रेडियन मीजर और पढ़ते हैं, फिर इनका इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन पे डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वो पूछा जाता है। रेडियन मीजर, रेडियन मीजर बात आती है रेडियन मीजर की। तो देखो सबसे पहले मैं डायग्राम्स बना रहा हूं और डायग्राम्स की हेल्प से रेडियन मीजर को समझेंगे। डायग्राम्स की हेल्प से रेडियन मीजर को समझेंगे। ये एक सर्कल, एज्यूम करो सर्कल है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये है एक सर्कल, एज्यूम करो ये इसका सेंटर है O, और ये जो सर्कल है वो है एक यूनिट सर्कल, वो है एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या मीनिंग है? यूनिट सर्कल का मीनिंग ये है कि इस सर्कल की रेडियस है 1 यूनिट, रेडियस है 1 यूनिट। यूनिट सर्कल का मीनिंग ये है कि इस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फुट, 1 किलोमीटर, कुछ भी, रेडियस है 1 यूनिट। तो ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, ओ इसका सेंटर है। मान लेते हैं कि ओ ए इनिशियल रे है,
अब ओ ए इस सर्कल की रेडियस हुई तो ये कितनी होगी 1 यूनिट। ठीक है, अब इस रे ओ ए को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया इस तरह से कि फाइनल रे बनी ओ बी। तो ये ओ बी भी इस सर्कल की रेडियस है तो ये भी 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी। और ये जो आर्क बन रहा है ए बी, ये जो आर्क ए बी बन रहा है ना, आर्क ए बी, ये जो आर्क है ए बी, आर्क ए बी, लेट सपोज इस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट है। सपोज इस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट हमने मान ली, तो इस सर्कल में रेडियस भी 1 यूनिट है और इस आर्क ए बी की लेंथ भी 1 यूनिट है। तो याद रखिएगा, जब भी एक यूनिट सर्कल में एक 1 यूनिट का आर्क, एक यूनिट सर्कल में एक 1 यूनिट का आर्क जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, एक यूनिट सर्कल में, ध्यान से सुनना, बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट, एक यूनिट सर्कल में मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, उसमें एक यूनिट लेंथ का आर्क, एक यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। एक यूनिट सर्कल में एक यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। इसे थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। लेट अस सपोज दोबारा से एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस तो 1 यूनिट होगी, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है इसकी रेडियस तो 1 यूनिट होगी। इस साइड ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया इस तरह से कि फाइनल साइड बन गई ओ बी। अब क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है इसकी रेडियस 1 यूनिट तो होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज कि इस आर्क ए बी की लेंथ, इस आर्क ए बी की लेंथ मान ली कि इस बार 1.5 रेडियन मान ली, सॉरी 1.5 यूनिट हमने मान ली। मान लिया एक यूनिट सर्कल है, सर्कल की रेडियस तो 1 यूनिट है और ये जो आर्क ए बी है इसकी लेंथ मान ली 1.5 यूनिट। तो ध्यान से सुनना, गोल्डन स्टेटमेंट, एक यूनिट सर्कल में जितने यूनिट, एक यूनिट सर्कल में जितनी लेंथ आर्क की होगी, एक यूनिट सर्कल में जितनी लेंथ आर्क की होगी उतने रेडियन का एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा। मतलब ये एंगल है 1.5 रेडियन। बहुत ही सुंदर बात, एक यूनिट सर्कल में जितनी लेंथ आर्क की होगी वो आर्क सेंटर पे उतने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। बहुत ही सुंदर बात। और समझते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं डायग्राम की हेल्प से, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं डायग्राम की हेल्प से। गोल्डन स्टेटमेंट ये निकल के आई है, एक यूनिट सर्कल में जितनी लेंथ आर्क की होगी उतने रेडियन का एंगल्स उस आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंड होगा। जैसे मान लेते हैं दिस सेंटर इज ओ, दिस इज द इनिशियल साइड, ओ ए रेडियस है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट क्योंकि एक यूनिट सर्कल है। इस इनिशियल साइड को रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, लेट सपोज इस तरह से। फाइनल साइड होगी ओ बी, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी 1 यूनिट होगी। और ये जो आर्क ए बी है इस केस में मान लिया कि आर्क ए बी की जो लेंथ हमने मान ली सपोज 3 यूनिट है। इस आर्क ए बी की लेंथ मान ली 3 यूनिट और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, जिससे आसान लगे और कुछ फर्क नहीं है। क्लॉकवाइज भी रोटेट कर दो, बस माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस फिगर को देखें, यूनिट सर्कल में इस आर्क की लेंथ है 3 यूनिट। तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या थी? गोल्डन स्टेटमेंट ये थी कि एक यूनिट सर्कल में जितनी लेंथ आर्क की होगी उतने रेडियन का एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे। तो ये एंगल है 3 रेडियन। कितना सिंपल है। तो समराइज करूं,
समराइज इस तरह से करेंगे क्या कि एक यूनिट सर्कल में जितनी लेंथ आर्क की होगी उतने रेडियन का एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा उस आर्क के द्वारा। थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, सपोज इस बार मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया। इस बार हम यूनिट सर्कल नहीं ले रहे हैं, ये एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, ओ ए इनिशियल साइड है। इसे रोटेट कर, इस बार हमने माना कि इस सर्कल की रेडियस मैंने आर यूनिट मान ली, इस सर्कल की रेडियस मैंने आर यूनिट मान ली, ठीक है। इस इनिशियल साइड ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया कि फाइनल साइड बनी ओ बी, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ, आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर हो गई। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर यूनिट है, मैंने इनिशियल साइड को रोटेट किया, एंगल फॉर्म हुआ ये वाला सेंटर पे, और इस तरह से रोटेट किया जो आर्क की जो लेंथ है वो भी मैंने आर यूनिट मान ली। मतलब इस सर्कल में आर्क की लेंथ और सर्कल की रेडियस की लेंथ, आर्क की लेंथ और सर्कल की रेडियस की लेंथ दोनों बराबर है। इस केस में भी सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 1 रेडियन। सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करें? 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। इस तरह से हम 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, अगर एक सर्कल में आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हैं तो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होगा। ये है 1 रेडियन का एंगल। अब इस पूरी थ्योरी को जनरलाइज करते हैं और एक एंगल का जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं ये मिटा रहा हूं, पहले ये मैं मिटा दूं और 1 रेडियन की डेफिनेशन भी लिखूंगा, और 1 रेडियन की डेफिनेशन भी लिखेंगे। वन रेडियन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। 1 रेडियन इज दैट एंगल, 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड यहां लिख देते हैं, विच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, 1 radian is that angle which is formed at the center by an arc whose radius या whose length is equal to the radius of the circle, So this is the definition of 1 radian. 1 radian is that angle which is formed at the center of the circle, at the center by an arc whose length is equal to the radius of the circle। बिल्कुल ठीक है, यही अभी हम पढ़ी थी कि एक ऐसा सर्कल है जिसमें आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो उस केस में जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बना रहा हूँ कि एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं सर्कल का, एंगल का। ये सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सेंटर O है और ये OA इनिशियल साइड है। मान लेते हैं OA इनिशियल साइड है और इसकी रेडियस हमने मान ली R यूनिट। अब इस OA को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज तो बन गया फाइनल साइड OB, ये भी R यूनिट, और जो आर्क AB है इसकी लेंथ मान ली मैंने L यूनिट। एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं। एक जनरल फार्मूला क्या है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, रेडियस R यूनिट है, और एक आर्क है जिसकी लेंथ L यूनिट है। सेंटर पे एंगल बना रहा मान लेते हैं थीटा रेडियन, सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा रेडियन।
तो इसी का जनरल फॉर्मूला एंगल, और ये एंगल रेडियन में, एंगल इन रेडियन बराबर, थोड़ी जगह चाहिए, यहाँ लिखता हूँ एंगल, और जो एंगल है रेडियन में, एंगल इन रेडियन बराबर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज द फॉर्मूला। यह है एक जनरल फॉर्मूला एंगल निकालने का किसी भी सर्कल में किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और जो एंगल निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आएगा। एंगल बराबर लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। और आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्क को तो मेजर कर रहे हैं मीटर में और रेडियस को मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में। आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यार सिंबल्स की फॉर्म में थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ और रेडियस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। उस केस में जो थीटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा रेडियन में। उस केस में थीटा निकल के आएगा रेडियन में निकल के आएगा। तो ये है किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे जो थीटा रेडियन एंगल बन रहा है तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या एंगल इन रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क ए बी हुज लेंथ इज एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं गिवन है तो सेम बनाओ पहले। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेंथ ऑफ द आर्क बराबर थीटा इंटू आर, लेंथ ऑफ द आर्क बराबर थीटा इंटू आर, लेंथ ऑफ द आर्क बराबर थीटा इंटू आर। और याद रखना थीटा रेडियन में है, यहाँ पे यहाँ जो थीटा है वो रेडियन में है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद होने चाहिए। ये कहानी है रेडियन मीजर की, ये कहानी है रेडियन मीजर की। 1 रेडियन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं कि कंप्लीट एंगल क्या होगा रेडियन में। मैं ये मिटा रहा हूं, कंप्लीट एंगल पे आते हैं। जैसे कंप्लीट एंगल हमने पढ़ा है डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है, तो रेडियन में कंप्लीट एंगल कितने के बराबर होगा? रेडियन में कंप्लीट एंगल क्या होगा? एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। O है सेंटर और OA इनिशियल साइड है, या रेडियस कह सकते हैं। ये हम यूनिट सर्कल मान रहे हैं। क्या है? एक यूनिट सर्कल। ये एक यूनिट सर्कल है, मतलब रेडियस हुआ 1 यूनिट, रेडियस हुआ 1 यूनिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इनिशियल साइड OA को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। कंप्लीट एक चक्कर लगा दूं, कंप्लीट एक चक्कर लगा दूं, इस तरह से रोटेट किया तो फाइनल साइड भी इसी पे कॉइंसाइड कर जाएगी, फाइनल साइड भी इसी पे भी कॉइंसाइड कर जाएगी। ऐसे रोटेट किया तो मैंने पूछा ये जो कंप्लीट एंगल है रेडियन में कितना है, रेडियन में कितना है? तो मुझे बताओ, ये एक यूनिट सर्कल है। अगर मैं इसकी सरकमफेरेंस निकालूं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, और क्योंकि रेडियस 1 यूनिट है इसलिए सरकमफेरेंस इज 2 पाई यूनिट। ये जो पूरी है, यानी कि यहां से मैं स्टार्ट करूं, ये पूरी लेंथ, पूरी लेंथ ये है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ये पूरी लेंथ 2 पाई यूनिट है, 2 पाई यूनिट है, 2 पाई यूनिट है। जब मैंने इनिशियल साइड को रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज पूरा चक्कर लगाया, तो मेरा आर्क सबटेंड हुआ। आर्क जो सबटेंड हुआ यानी कि ये सर्कल की पूरी लेंथ, यही आर्क सबटेंड हुआ।
और क्योंकि एक यूनिट सर्कल है तो जितनी लेंथ आर्क की है उतने रेडियन का एंगल सेंटर पे बनेगा, और क्योंकि आर्क की लेंथ इस केस में 2 पाई है तो 2 पाई रेडियन एंगल ही सेंटर पे बनेगा। एज सिंपल एज दैट। तो मैं कह सकता हूं जो कंप्लीट एंगल है वो रेडियन में 2 पाई रेडियन है और डिग्री में 360 डिग्री है, तो है दोनों कंप्लीट एंगल ही, तो आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होता है, इंटर कन्वर्जन। क्या है? इंटर कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। वो कर लेते हैं। देखो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन रेडियन मीजर से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन मीजर से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मीजर रेडियन मीजर से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन मीजर से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मीजर से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों का इंटर कन्वर्जन पता लगाना है हमें। दोनों में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो अभी जस्ट पढ़ा है, ये कंप्लीट एंगल रेडियन में 2 पाई है और ये कंप्लीट एंगल डिग्री में 360 डिग्री है। दोनों ही कंप्लीट एंगल हैं, यूनिट अलग अलग है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यहां से ये एक कंक्लूजन निकल के आता है कि 2 पाई रेडियन बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के, 2 पाई रेडियन बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 1 जा 2 और ये कट जाएगा 180 टाइम्स, तो यहां से निकल के आता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमें याद रखना है। और एक चीज मैं बता दूं यहां पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम एंगल डिग्री में लिख रहे हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री, तो हम डिग्री यूज करते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री। तो जब भी हम एंगल डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो हम डिग्री मेंशन करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन जब हम एंगल रेडियन में मेजर करते हैं तो जनरली हम रेडियन हटा देते हैं, रेडियन नहीं लगाते। जैसे सिंपल 2 लिखा हुआ है, जैसे कोई एंगल है सिंपल 2 लिखा हुआ है, कोई एंगल है सिंपल 2 लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये एंगल 2 है, रेडियन में है। अगर कुछ भी नोटेशन यूज नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल किस में है? रेडियन में, 2 रेडियन। अगर ऐसे लिखा होता 35 एंगल ओनली, सिर्फ 35 लिखा होता तो हम ये मानते कि जो 35 है रेडियन में है। अगर ऐसा लिखा हो 120 तो हम ये मानेंगे जो 120 एंगल है ये रेडियन में गिवन है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर नोटेशन कोई यूज नहीं है तो समझना कि वो एंगल रेडियन में मेजर किया हुआ है। डिग्री में बताने के लिए हम डिग्री वर्ड मेंशन करेंगे, रेडियन में बताने के लिए हम रेडियन वर्ड हटा देते हैं जनरली। ठीक है, अगर कुछ भी नोटेशन नहीं है तो मतलब एंगल रेडियन में है। जैसे पाई, यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब रेडियन में है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक रिलेशन बनता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर मैं 1 रेडियन निकालूं, 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्री। 1 रेडियन, देखो कुछ भी मैंने नोटेशन यूज नहीं किया, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये रेडियन में एंगल है। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 ओवर पाई, या फिर अगर मैं यहां से डिग्री में निकालूं डिग्री, तो 1 डिग्री, अब मैं यहां पे डिग्री मेंशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये एंगल डिग्री में है। 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई, देखो 180 अपॉन में आ जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180। अब मैं इधर कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, तो मतलब ये वाला एंगल रेडियन में है, दिस रेडियन। ये है दोनों में रिलेशन, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर में।
2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन, पाई ओवर 180 रेडियन। ये दोनों में रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें याद रखना, टिप्स पे होना चाहिए। इनका इंटर कन्वर्जन पूछा जाता है पेपर में, इंटर कन्वर्जन थोड़ा पूछा जाता है, तो इन दोनों को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। 1 रेडियन डिग्री में कितने के बराबर है, 1 डिग्री रेडियन में कितना है, इनको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इन दोनों को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे कि 1 डिग्री रेडियन में एग्जैक्टली कितना है और 1 रेडियन डिग्री में एग्जैक्टली कितना है। ये थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय।